जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ एक बार फिर से आ चुका हूं। तो आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब के नियम पर आधारित प्रश्नों का एक सिलसिला चलेगा, जिसमें हम मैक्सिमम ऐसे 10-15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे आपका पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले नंबर सेशन स्टार्ट करने से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। और इसी के साथ देख लीजिए हमारा कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आवेश होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश। और दोनों आवेशों को यानी कि Q से सूचित करते हैं। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। यहाँ पे याद रखें, आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। और इस बल का प्रतिपादन किसने किया था? कूलाम्ब के नियम। इस बल को नियम को क्या कहते हैं? कूलाम्ब का नियम। अब जरा से ये भी समझेंगे कि कूलाम्ब ने नियम दिया कितने हैं। तो सबसे पहला नंबर देखिए, कूलाम्ब नियम के अनुसार फोर्स जो होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला नियम कूलाम्ब का फर्स्ट नियम कहता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और दूसरा नियम कहता है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसे दूसरा नियम कहता है, और इसे एक और नाम से जानते हैं, दूरी वर्ग व्युत्क्रम नियम। वर्ग व्युत्क्रम नियम, दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम के नाम से जानते हैं। तो अगला में सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूरी वर्ग के व्युत्क्रम नियम से किसको मानते हैं? कूलम्ब के द्वितीय लॉ जो होते हैं F proportional to 1/r², उसे वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब, जो आपका पहला नंबर का सवाल का जवाब हो जाएगा, वो डी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए कि मैं आपको वहां पे डी नंबर ऑप्शन आपको कलरिंग कर दिया हूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे डाल दिया हूँ, और आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि खामोशी किसी भी इंसान की कमजोरी नहीं होती। जरा फटाक से समझिएगा इस चीज को। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसका बड़प्पन आता है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। ठीक है, तजुर्बा यही कहता है कि हर बड़े से बड़े मौके पर एक छोटा आदमी ही काम आता है, और हर छोटी सी बात पे बड़ा आदमी अपना औकात दिखा जाता है। इस चीज को समझिए मेरे दोस्त, और क्वेश्चन नंबर 2 को जवाब दे दीजिए। यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, क्वेश्चन समझिए, अभी मैं मिटाया नहीं हूं, मैं इसी को रहने देता हूं। यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी, इस r को क्या कर दिया जाए? हाफ कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए वर्ग व्युत्क्रम नियम, तो r को क्या कर दिया जाता है? हाफ। तो हाफ करने का मतलब नीचे स्क्वायर चलेगा, तो स्क्वायर चलेगा तो 1/, कितना हो जाएगा? 4। और ये 4 नीचे से कहां जाएगा? ऊपर। नीचे से कहां जाएगा? ऊपर। तो इसमें कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। चूंकि स्क्वायर हाफ कर रहे हैं तो हाफ से कहां जाएगा? नीचे। उल्टा है तो हाफ करेंगे तो हाफ का उल्टा डबल में चल जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर जो सवाल होगा वो आपका डी नंबर जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए इसी के साथ आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दीजिए जवाब जब तक हम अपने बोर्ड को कर लेते हैं साफ। आप दीजिए जवाब जब तक हम बोर्ड को करते हैं साफ। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में नाम भर डालना है आप सबका जवाब, है ना? A B C D 4 ऑप्शन है आपको, मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन ये कहता है कि दो आवेश है, एक आवेश का नाम है +1 माइक्रोकूलम, और दूसरा है +5 माइक्रोकूलम। ये दो आवेश है, एक Q1 समझ लीजिए और एक Q2। दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच क्या लग रहा है? फोर्स। अब कहता है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? कुछ दूरी पर स्थित है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को बनाना बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान। देखिए ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें तो विद्युत स्थिर विद्युत बल दोनों एक दूसरे पर लगाएगा। नियम क्या कहता है? अगर F1 2 लिखते हैं तो Q1 Q2 अपॉन r² बीच में K। ठीक है, अगर इसका लगाते हैं F21 तो K Q2 Q1 बटा r², क्योंकि दूरी तो सेम रहेगा।
तो दूरी सेम रहेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो दोनों कट करके एक रेशियो कितना बनेगा, एक रेशियो कितना बनेगा, एक। समझिए, अगर इसमें एक लिखते हैं इसमें 5, तो यहाँ 5 यहाँ पर 1, तो भी तो आपका इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर, 1:1। चलिए ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर समझ रहे हैं अच्छा ढंग से तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियोस को, ठीक है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और जब तक मैं करता हूं बोर्ड को साफ, आप दीजिए अपना जवाब। चलिए शुरू हो जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 काफी लंबी चौड़ी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, काफी आसान सा सवाल है। लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है तो क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा ही बुझाया हुआ। जी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। फिजिक्स समझना काफी आसान है अदर सब्जेक्ट के मुकाबले, ठीक है। और इस चीज को आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। एक विद्युत आवेश Q1 एक अन्य आवेश Q2 पर बल आरोपित करता है। यदि एक तृतीय आवेश Q3 निकट लाया जाता है तो आवेश कितना। अब जरा समझते हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, ये एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहा है। तो बल कैसे होता है, तो फोर्स बराबर होता है सर कितना, Q1 Q2 बटा R² K के साथ, K के साथ। तो बीच की दूरी कितना हो गया, R। अब समझिए, एक और आवेश लाते हैं इसके बगल में Q3, या तो इसके बगल में या तो इसके बगल में, दोनों में से कहीं पर भी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप अपना खोपड़ी खोल दीजिए, ठीक है। जो बंद खोपड़ी है ना उसको खोल के समझिए कैसे। तो यहाँ पे देखिए, ये आ रहा है इसके पास, ये आ रहा है इसके पास, लेकिन ये दोनों के बीच में दूरी जो है अभी भी उतने है, दूरी घटा तो नहीं। दूरी पहले भी R था और अभी भी कितना है, R है। तो उस जगह से इसका फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, जितना पहले था वही ना रह गया। अब ये इस पे कहेगा तो भले अलग हो गया, ये इस पे लगाएगा तो भले अलग हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर फोर्स का मान कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा। तो सवाल का जवाब हो जाएगा आपका C नंबर। तो चौथे नंबर सवाल का जवाब था C, और इसी के साथ चलते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 5 जवाब देने से पहले आप लोग कितने लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल कोएफिशिएंट यानी कि G का वैल्यू कितना होता है। कमेंट बॉक्स में यस नो का जवाब दे दीजिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितने लोगों को पता है, यस नो कर दीजिए, ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, देखिए FG लिख देते हैं, FG और FE ये दो को मान दिया गया है। क्या दिया गया है, गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बल 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोनों का अनुपात, हालांकि इसका क्वेश्चन अधूरा है, मतलब कि क्वेश्चन का ऑप्शन अभी पूरा नहीं है, तो मैं समझा देता हूं। तो स्थिर बलों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो स्थिर इलेक्ट्रॉनों को मत, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है FG और एक लग रहा है ऐसे, समझिएगा गौर से। FG में क्या होता है, G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में हो गया दूरी। FE में क्या होता है, K इंटू आवेश यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू R²। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, अगर दोनों का रेशियो लेते हैं R से R² क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जरा सा समझिएगा, ऊपर से बच गया G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और नीचे बच गया K इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। G का वैल्यू आप लोग अभी हमको बताएं कि हम जानते हैं सर। तो G का वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है। तो बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, G का वैल्यू 6.6 केवल गुना 10 के पावर -11, 6.67 गुना 10 के पावर -11। और K का वैल्यू यानी पिछले प्रीवियस में एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया था, K का मान कितना होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब रह गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जो लोग नहीं देखे होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको निकल जाएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ चार्ज कितना होता है। और नहीं तो यहाँ भी हम तो लिख ही रहे हैं 9.1 गुना 10 के पावर -31
किलोग्राम, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में, और यहाँ हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। माइनस 19 का ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को रेशियो काट छाट कर देंगे, दोनों को रेशियो काट छाट करेंगे तो काटने छाटने के बाद आ जाएगा 2.39 गुना 10 के पावर माइनस 43 है, सिर्फ केवल 43 है ना। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, सॉरी माइनस 43। ऑप्शन में भी आपका डी नंबर दिया गया है और इसी वजह से केवल ऑप्शन इसी को दिया गया, ये मिस कर लिया है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2.39 गुना 10 की पावर माइनस 43 आएगा आफ्टर दिस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा कहां पे, डी। ठीक है ना। चलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, तो जब तक देते हैं 6 का जवाब आप, तब तक हम करते हैं अपना काम जो बोर्ड का है साफ करने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन भर दीजिए कमेंट बॉक्स से, है कि नहीं। फटाक से जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। और हम क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, नियत आवेश से आवेशित दो गोलाकार के मध्य के बलों के अनुपात A मतलब वायु में और B मतलब K परावैद्युतांक में कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समझिए दो गो आवेश दिया गया है, Q1 है और एक Q2 है, एक 1 है और एक 2 है। क्वेश्चन को समझते हैं। नियत आवेश यानी कि दोनों का जो आवेश है वो फिक्स्ड है। कितना है, फिक्स्ड का मतलब निश्चित है, सेम टू सेम है। तो पूछ रहा है पहला वायु के लिए F चाहिए एयर के लिए और दूसरा चाहिए FB परावैद्युतांक यानी कि K के लिए। तो परावैद्युतांक इसमें टेंशन नहीं लेना है। जब हम वायु की बात करेंगे ना तो वायु का लगभग 1 माना गया है। कितना माना गया है, 1। तो Q1 Q2 बटा 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट या R स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि वायु कर लेंगे तो वहां पर 1 चलता है, लेकिन जैसे ही इसको करते हैं तो क्वेश्चन में आपको परावैद्युतांक K लिखा है। देखिए कितना लिखा है, K। तो Q1 Q2 बटा K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। दोनों का रेशियो काटिए, दोनों का आप क्या करना है, रेशियो काट लेना है। तो रेशियो काटने के बाद कितना आएगा भैया, तो देखते हैं जरा सा। Q1 से Q1 कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर में बच गया हमारे पास कितना, 1 और नीचे में बच गया 1 बटा K। K नीचे से ऊपर चला गया तो K अपॉन 1, K अपॉन 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, K रेशियो 1, K रेशियो 1। तो देखिए कि कहां पर ऑप्शन आपका है, तो पता चला कि ऑप्शन नंबर बी में है। कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बी आपको दिख रहा होगा, ग्राउंड भी मैंने कर दिया। तो यहां से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से बढ़ने हम कर देते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जितना भी ग्रुप है ना सब लोग जरा शेयर कर दीजिए। ठीक है, फैला दीजिए और कॉपी में आप नोट भी करते चलिए क्वेश्चन को। चलिए 7th नंबर सवाल में आते हैं। आपके सामने आ चुका है 7, आपके सामने 7 आ चुका है। आप उत्तर दीजिए जवाब, तब तक हम करते हैं अपना बोर्ड को साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है कि किसी भी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। तो भैया यहाँ पर तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन का जवाब है भाई, आवेश कैसे करेंगे, और उसमें भी ऋणावेश। कौन सा आवेश, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा देना यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, निगेटिव। वो क्या बनेगा, निगेटिव। तो इसमें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 7 नंबर। इलेक्ट्रॉन अधिक कर देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटा देने से, कुछ प्रोटॉन देने से या कुछ न्यूट्रॉन उससे हटा देने से। तो जब भी जवाब होता है ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने से, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने से। ठीक है, यानी कि निगेटिव आवेश किया जाएगा तो इसका कहने का मतलब होता है P इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, तभी होता है हमारे पास निगेटिव, वरना निगेटिव नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन देने से होता है, यहाँ पे ऑप्शन में आपका मिस्टेक है। ऐसे ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ए नंबर उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन देने से यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन देने से। अब जैसे समझिए
पहले से 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, ठीक है। तो ये 8 से जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, लेकिन ये 10 के 10 ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो बढ़ रहा है तो निगेटिव हो गया। अगर इसको घटा देंगे 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये हो जाएगा कौन सा पॉजिटिव चार्ज, और ये सब क्या चलेगा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है तो नेगेटिव और घटाएंगे तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। ये तो काफी आसान सवाल है, कूलम्ब लॉ से पहले का बेसिक चीजें हैं और ये चीज आपको पता होना चाहिए। बताइए फटाक से, हाँ आराम से सेशंस को बताइए, ए बी सी डी। तो यहाँ पर न्यूनतम आवेश, तो याद कर सकते हैं कि न्यूनतम आवेश की मात्रा यहाँ पे बताया गया था Ne, जहां n आपको 1 2 3 4 5 6 6 और E का वैल्यू 1.6 गुना 10 की पावर -19। न्यूनतम चाहिए तो n का वैल्यू कितना रखेंगे 1, n का वैल्यू कितना रखेंगे 1, n का वैल्यू 1 तो q इक्वल टू 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब, अर्थात वैल्यू 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये हो गया सबसे न्यूनतम आवेश का मान, सबसे न्यूनतम आवेश का मान तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी नंबर। कितना नंबर सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 क्या करता है, तो 9 ये कहता है सर कि एक कूलम्ब आवेश में जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित रहते हैं समान आवेश पर लगता है तो कितना बल लगता है। तो भैया ये बड़ा क्वेश्चन आसान है, देखिए फोर्स बराबर Q1 Q2 R स्क्वायर और यहाँ पे होता है K, यहाँ पे कितना होता है K। तो क्वेश्चन में कहता है कूलम्ब है एक, यानी Q भी एक और Q भी एक, यानी कि K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और R का भी वैल्यू है 1, तो 1 के स्क्वायर यानी कितना हुआ K, और K का मान जानते हैं कि 9 गुना 10 के पावर कितना होता है। K का वैल्यू पहले ही आपको बता दिया है कि 9 गुना 10 के पावर कितना होता है 9 होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। कितना नंबर सी नंबर। बिल्कुल आसान था सर, बिल्कुल आसान था, कोई इसमें लफड़ा नहीं है ना। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन का जवाब देना है, काफी आराम से दीजिएगा क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि क्वेश्चन काफी टू द पॉइंट है। क्वेश्चन देखिए और मारिए। मुक्त आवेशों की परावैद्युतांक कितनी होती है, मुक्त आवेशों की परावैद्युतांक कितनी होती है। तो मुक्त आवेशों की यानी कि एप्सिलॉन नॉट K का वैल्यू जो पूछ रहा है परावैद्युतांक कितनी होती है, तो E तो भैया एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है ना, तो मुक्त करने का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी अब इसका वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 फैराड मीटर कर सकते हैं। ये आपका होता है परावैद्युतांक का मान। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो सी नंबर जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज और कहना चाहते हैं कि जो लोग इस सेशन को देख रहे थे, मैं उनसे बहुत बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर सेशन अच्छा कर रहा है तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा और एरिया में फैला दीजिएगा। बात को जरा समझ चुके होंगे। तो हमारा सेशन कुछ इसी तरह से लगातार रोजाना 8 बजे प्रसारित होते रहता है। अगर आप नए यूजर्स हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि अगले दिन हो जाए हमारी मुलाकात आपसे विशेष रूप से, ठीक है। और फिजिक्स 12th फिजिक्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूं मैं इस चैनल पर। तो ऐसा ना कि आपको लगे कि थोड़ा दिन मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा दिन अभी ठंडी की वजह से थोड़ा कम क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं कंटिन्यू लेता रहूंगा, है ना। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा मुश्किलों में कभी घबराना नहीं चाहिए और वक्त मिले तो कभी गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय है और ये समय दोबारा आपके पास लौट के आएगा नहीं। सही समय का इस्तेमाल कीजिए और सही से अपने ज्ञान को अर्जन कीजिए, ताकि आज आपका बेस्ट दीजिए, आज आप अपना बेस्ट दीजिएगा तो कल ही आपका बेस्ट टाइम आ पाएगा। आज अगर आप बेस्ट नहीं दीजिएगा तो कल का टाइम आपका बेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। जय हिंद। हमारी मुलाकात दोबारा होगी, विशेष मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद।